क्या आपको भी मेरी तरह रीबर्थ एंड रिवेंज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं? क्योंकि हमारी आज की कहानी रीबर्थ एंड रिवेंज पर बेस्ड है और वो काफ़ी रोमांटिक है। शुरुआत में ही हम लोग वक्त को उल्टा घूमते देखते हैं, जहाँ पर कि रोज को रीबर्थ लेने का एक मौका मिला था। वो इस कहानी की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। अब यहाँ पर रोज को जब होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है। वो एक स्ट्रेंज रूम था जहाँ कि वो पहले कभी नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आता है, वो तो मर गई थी ना, तो वो यहाँ क्या कर रही है। तभी एक इंसान रोज से पूछता है, बताओ कितना कंपनसेशन चाहिए तुमको। उस इंसान को देख करके रोज शॉक्ड हो जाती है कि क्या ये यमराज है, मरने के बाद किस चीज़ का कंपनसेशन, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि रोज याद कर रही होती है उसने लू नाम के बंदे से शादी किया था और वो बंदा उसी की सौतेली सिस्टर के साथ मिल करके उसे चीट कर रहा था। उसने उसे गुंडों के हवाले कर दिया और इतना ही नहीं, उसकी सारी फैमिली की प्रॉपर्टी भी उसने छीन ली थी, जो कि बहुत ही बुरा था उसके लिए। अब यहाँ पर उसे ये बातें सुन करके बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अफसोस कि वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो लोगों ने यहाँ पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। एंड जब एट द एंड उसका डेथ होता है तो मरने से पहले उसने कहा था कि वो हर उन लोगों से रिवेंज लेना चाहती है जिसने कि उसे और उसकी फैमिली को इस तरीके से परेशान हुआ किया है। और उसका ये लास्ट विश गॉड जी सुन लेते हैं और फिर उसे रिबर्थ लेकर के अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दे देते हैं। तभी रोज यहाँ पर थी। ये बंदा हुआ था एक्चुअल में यहाँ पर कुछ घंटे पहले रोज गलती से हुआ के कार के सामने आ गई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यहाँ पर रोज जो है वो सोच रही होती है, ओह तो ये वही बंदा है, लेकिन यहाँ पर हुआ उससे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी जैसी पैसे के पीछे भागने वाली बहुत सी लड़कियों को देखा है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। रोज उसका पैसा रिजेक्ट कर देती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है सब पैसे के पीछे हैं। आई नो कि मैं गलती से तुम्हारे कार के आ गई थी, बट मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। उसे ध्यान आता है कि उसकी मॉम को उसी की सौतेली सिस्टर की मॉम ज़बरदस्ती पॉइजन पिलाने का कोशिश करने वाली है। इस टाइम पे उसे जल्दी जल्दी जाना है। वो हुओ से बोलने के लिए निकल ही रही थी कि अचानक से उसे चक्कर आता है और वो हुओ की व्हील चेयर के ऊपर ही गिर जाती है। यहाँ पर हुओ जब पहली बार रोज को इतने करीब से देखता है तो कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगता है, लेकिन रोज उसे पसंद नहीं कर रही थी और ना ही रोज को ये बंदा अपने लाइफ में याद था कि वो पिछले जन्म में कहीं भी उसके लाइफ में इंक्लूड था। उसे ध्यान आता है तो वो उसे कहता है कि तुम बस मुझे घर छोड़ दो, यहाँ से टैक्सी मिलेगा नहीं, ये शहर से बहुत ही दूर है। वो रोज को घर लेकर के पर्सनली जा रहा होता है। वो उसे ताड़ रही होती है कि बंदा तो काफ़ी हैंडसम है, लेकिन इसके पैरों को क्या हुआ। वो उससे सवाल नहीं करती है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। रोज कहती है, कुछ नहीं, मेरा घर आ गया है, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। उसे ध्यान आता है कि उसकी मॉम की जान खतरे में है। वो यहाँ पर रोज से बात करना चाह रहा था, लेकिन मॉम उससे कुछ बिना सुने ही जल्दी जल्दी घर के लिए निकल जाती है। घर पर जाती है तो यहाँ पर जो उसकी सौतेली सिस्टर की मॉम थी, वो उसकी मॉम से कह रही थी, इसमें बच्चों की क्या गलती है, मेरी बेटी को तुम अपना लो, अब तुम्हारे हस्बैंड ने गलती किया, ये नाजायज़ हुई तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके पूरा उसे चढ़ा रही होती है। अब यहाँ पर लिली को तो लगता है कि उसकी मॉम जैसे ही यहाँ पर वो पॉइजन वाला टी पिएगी तो कुछ टाइम उसका डेथ हो जाएगा और ये प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी और फिर वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकेंगे रोज के डैड के साथ। उसकी मॉम जैसे ही ये पॉइजन पीने वाली थी तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। वो अपनी मॉम को सही सलामत देख करके बहुत ही खुश थी, क्योंकि शायद उसे लगा कि उसने अपनी मॉम को पॉइजन देने से रोक लिया था, लेकिन आगे तो कुछ और ही होना लिखा था। उसकी मॉम कह रही होती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ परेशान क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है। रोज़ कहती है, आई थिंक कि आप ठीक हो तो सब ठीक है। यहाँ पर जो उसकी मॉम थी वो उसे चाय देने का कोशिश कर रही थी तो रोज़ गुस्से में आकर के वो चाय फेंक देती है। इतना ही नहीं, वो लिली की मॉम को खींच करके थप्पड़ भी मार देती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो और तुम मेरी मॉम से बात करने की हिम्मत कैसे कर रही हो। ये देख करके रोज बीच में आने की कोशिश करती है लिली, तो रोज लिली को जो 2-4 झापड़ लगा देती है।
और यहाँ पर उसे अच्छा खासा सबक सिखाती है। यहाँ पर वो दोनों मिल करके वापस से रोज़ को बुली करने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम बहुत बुरी हो। लेकिन तभी वहाँ पर हो आ जाता है। हो को सब पहचानते थे कि वो कितना ज़्यादा रिच और स्ट्रॉन्ग है, तो उसके सामने वो लोग कुछ बोल नहीं पाती हैं। लिली और उसकी मॉम दोनों कंप्लेन कर रही थी कि रोज़ और उसकी मॉम इन दोनों को बुली कर रही हैं। हम लोग तो यहाँ पर शांति समझौता करने के लिए आए हुए थे। अब यहाँ पे रोज को लगने लगता है कि वो यहाँ पर लिली का सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि पिछली लाइफ में वो था नहीं, तो वो उसे नहीं पता था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। उसके लाइफ में विलन बन के आया है ये हीरो। उनकी बातों को सुनने के बाद इट्स ऑब्वियस कि जब हीरो है तो हीरोइन का ही हेल्प करने वाला है। तो वो यहाँ पर अपने बंदे लोगों को कहता है इन दोनों वीसीएस मॉम डॉटर को वहाँ से लेकर के जाओ। रोज़ घबराने लगती है कि वो उसे ही उसके घर से निकालने वाला है, और वो इतना अमीर था, स्ट्रॉन्ग था कि वो लोग उसे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी उसके गार्ड्स यहाँ पर आते हैं और वो लिली और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं। उन्हें वहाँ से लेकर के जाया जाता है। रोज़ यहाँ पर हुओ को थैंक्स तो बोलती है उसका हेल्प करने के लिए, लेकिन ये भी कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो रोज़ को उसका बैग देते हुए कहता है कि एक्चुअली में तुम अपना बैग मेरे कार में भूल गई थी, तो मैं वही देने के लिए आया था। उसका सेक्रेटरी तो देख के समझ ही रहा होता है कि इतने सालों बाद फाइनली हुओ को कोई लड़की पसंद आई है, तभी तो वो पर्सनली उसे उसका बैग डिलीवर करने के लिए गया था। रोज़ यहाँ पर जेन्युइनली हुओ को थैंक्स बोलती है इस सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम बीच में आ जाती है, क्योंकि हुओ के बारे में रूमर्स था कि वो बहुत ही रूथलेस इंसान है और वो अपनी डॉटर को उससे ऐसे कोई इंक्लूड नहीं करना चाहती थी। वो यहाँ पर कहता है कि रोज़ अगर एक्चुअली थैंक्स बोलना चाहती है तो बस वो मुझे कार तक छोड़ दे, काफ़ी है। उसकी मॉम रोक रही होती है, लेकिन रोज़ अपनी मॉम को काम डाउन करते हुए कहती है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा, और फिर वो उसके व्हीलचेयर को ऐसे ड्राइव करते हुए बाहर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि पूछने पर रोज़ बताती है कि एक्चुअल में लिली और उसकी मॉम उनकी स्टेप मदर हुई। वो लोग हमेशा ही उन्हें बुली करते रहते हैं। हो को रोज़ पर तरस आ रहा था कि एक छोटी सी लड़की उससे इतना कुछ झेल रही है। वो रोज़ को कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बस मुझे ये वर्बल थैंक्स नहीं चाहिए। रोज़ कहती है तो क्या चाहिए फिर तुम्हें? वो कहता है फ़िलहाल के लिए तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जब तुम्हें मुझे कुछ चाहिए होगा तो फिर मैं तुमसे ज़रूर ही मांग लूँगा, क्योंकि एक तो तुमने खुद ही मेरे कार के सामने आ गई और दूसरा आज मैंने तुम्हारा हेल्प किया। आफ्टर दैट रोज़ घर आती है तो देखती है कि उसके फादर रोज़ की मॉम पर डांट रहे हैं कि तुम्हें लिली और उसकी मॉम को एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ करके चले जाऊँगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। पिछले जन्म में रोज़ की मॉम रोज़ के लिए अपने हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं ली थी, जिस वजह से कि उसे ये सब कुछ झेलना पड़ा था। लेकिन इस बार जब ऐसा होता है तो रोज़ यहाँ पर बीच में आती है और कहती है ठीक है, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना, मेरी मॉम तुम्हें डाइवोर्स दे देगी। खुश होकर के रोज़ का डैड कहता है ठीक है, तो तुम लोग इस घर से निकल जाओ। इस बात पर रोज़ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आई थी और हंसते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी मॉम की बनाई हुई कंपनी और इस घर में कुछ हिस्सा भी मिलने वाला है? अगर डाइवोर्स होगा तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं होने वाली, और इस चीज़ का सारा सबूत मेरे पास है। जब ये पेपर्स यहाँ पर रोज़ के हाथ लग गए थे तो ये देख करके उसका डैड शॉक्ड हो जाता है कि ये पेपर्स इसके पास कहाँ से हैं। अब वो फ़िलहाल यहाँ पर नहीं जा सकता था घर से बाहर, क्योंकि अगर वो जाता तो फिर यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। वो तो कहने लगता अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोगों ने सीरियसली ले लिया। अच्छा कोई बात नहीं, वो दोनों अब तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। अब वो ऐसा कहता है तो उसकी मॉम यहाँ पर उसे जाने दे देती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब घर पे बच्चे भी हैं तो इस वजह से वो उसे घर में रहने का अलाउंस दे देती है। लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वही उनके जान का दुश्मन बनने वाला था। अब यहाँ पर अगले कुछ दिनों में रोज़ का इंगेजमेंट लू के साथ फिक्स कर दिया गया था, तो उसी बारे में बात हो रहा था। अगले दिन रोज़ खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्कआउट कर रही थी, ताकि यहाँ पर वह लू को भी सबक सिखा सके। तभी वहाँ पर लू अपने फादर के साथ आता है। वो लोग उससे मिलने के लिए फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे होते हैं, ताकि यहाँ पर अरेंज मैरिज किया जा सके।
रोज को इस तरीके से देख करके तो वो उसकी ब्यूटी से ही उसे पसंद कर लेता है। रोज यहाँ पर लू को कहती है कि चलो कमरे में चल के बात करते हैं। लू एक्साइटेड था कि शायद वो उसे हिंट दे रही है। यही सोचते हुए वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चले जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो जाता है तो वो उसे कह रही होती है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती थी, जैसे ही मेरी फैमिली ने कहा तो मैं तो तुरंत ही रेडी हो गई। वो शुरुआत में जानबूझ करके यहाँ पर लू के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और लू जैसे ही इनिशिएट करता है तभी वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है कि लू उसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर सबकी फैमिली आ जाती है। वो लोग कहने लगते हैं कि लू फर्स्ट मीटिंग में ही रोज के साथ ऐसे कैसे गलत कर सकता है। और रोज यहाँ पर जैसे तैसे करके इंगेजमेंट को टालने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी अगले 1-2 दिनों में इंगेजमेंट यहाँ पर फिक्स ही हो जाता है, क्योंकि रोज के डैड को लू की फैमिली से पैसे चाहिए थे और चाहे जो भी हो जाए वो शादी तो करवा के रहेंगे। अब यहाँ पर लू सबको बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। शाम में लू लिली से मिलने के लिए होटल में चले जाता है। उसका उसी समय से अफेयर होना स्टार्ट हो गया था। लिली ने सोचा था कि वो लू को पटा के शादी करके अमीर बन जाएगी। तभी रोज़ यहाँ पर वेट्रेस बन के आती है और उनका नाइट काफ़ी हैपनिंग जो है वाइन डिलीवर करके जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो क्या पंगा कर रही है। वो बाहर से कमरे की आ रही आवाज़ों को सुन रही होती है और सोच रही होती है कि शायद उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। वो दोनों कमरे में रोमांस कर रहे थे और तभी वहाँ पर कमरे के बाहर वो आ जाता है। वो रोज को यहाँ पर देख करके पूछ रहा होता है कि वो यहाँ ऐसे कपड़ों में क्या कर रही है। रोज कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर कुछ मस्ती करने के लिए आई हुई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो का सेक्रेटरी बताता है कि एक्चुअल में रोज इस होटल का ऑनर है। अब रोज यहाँ पर कहती है ठीक है तो तुम अपना यहाँ पर ट्रिप एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। वो उसके साथ घर जाना चाहता था, लेकिन रोज उसे भाव नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। वो देखता है कि रोज अपनी फियांसे को अपनी ही स्टेप सिस्टर के साथ पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। वो ज़रूर ही कुछ और प्लान कर रही है, तो वो उस वजह से रोज में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था। और फिर इस तरीके से कल जो रोज़ का एंगेजमेंट है उसमें भी जाने का डिसाइड करता है। अगले दिन हम लोग एंगेजमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लू आया नहीं था, काफ़ी देर हो चुकी थी। रोज को पता था कि वो नहीं आने वाला है। दोनों फैमिलीज काफ़ी परेशान हो रही थी कि लू कहाँ रह गया, एंगेजमेंट का वक्त निकला जा रहा है। तभी रोज स्टेज पर जाती है और सबको कहती है कि लू यहाँ एंगेजमेंट के लिए नहीं आने वाला है और मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रही हूँ। उसके फादर बीच में उसे रोकने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि वो क्या बकवास कर रही है, लू ट्रैफिक में फंस गया होगा इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहा। रोज कहती है कि हाँ ट्रैफिक तो होगा ना, लड़कियों की ट्रैफिक। एक्चुअल में उसका तो उसी की सौतेली सिस्टर के साथ अफेयर चल रहा है। उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि वो बकवास ना करे, वो बेवजह ही यहाँ पर लिली को स्लैंडर कर रही है। तभी रोज कल रात का वीडियो चला देती है। कल जो उसने वाइन का ट्रॉली उन्हें डिलीवर किया था उसमें हिडन कैमरा वो लगा के लेके गई थी। साफ सबको यहाँ पर दिख रहा था कि लू और लिली के बीच में क्या चल रहा है। और जैसे ही यहाँ पर सब चलता है तो लू एक चीटर है ये बोल करके रोज अपना एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए बोल रही होती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। उसे पहले ही पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ ही कहने लगता है कि ये वीडियो फेक है। एक्चुअल में इस वीडियो में मैं हूँ ही नहीं बल्कि रोज और कोई और इंसान है। वो एक हैकर को लेके आया था जो कि एक एडिटेड वीडियो चला रहा था AI से फेस स्वैप करके, क्योंकि रोज और लू तो जानते थे कि ये सच है। अब सब यहाँ पे रोज को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। उसका फिर किसी और के साथ चल रहा है और वो लू को बदनाम कर रही है। रोज के फादर उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम तो मेरा नाम डुबा रही हो। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लू कहने लगता है कि हम खुद अब रोज से शादी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इतनी घटिया लड़की इससे तो कोई भी शादी नहीं करेगा। इस बात पे रोज उसे कहती है तो मैं कौन सा मर रही हूँ तुमसे शादी करने के लिए। रोज के फादर उसे लू से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हमारी बिजनेस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे लू से शादी करना ही पड़ेगा।
लेकिन रोज़ स्टेज पर जाकर के कहती है कि अगर यहाँ पर कोई है जो मुझसे शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं लू को छोड़ करके उस इंसान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और बेथोरल गिफ्ट्स में उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने वाले हैं। लेकिन लू की कंपनी भी एक्चुअल में रिच थी, और ऐसी सिचुएशन में भला कौन ही कोई रोज़ से शादी करने के लिए राजी होगा। लेकिन तभी वहाँ पर उस एंगेजमेंट पार्टी में वो एंट्री लेता है, और जब वह इस पार्टी में आता है तो सब ये देख कर के शॉक्ड जाते हैं कि वो तो ऐसी पार्टीज अटेंड नहीं करता है, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लू के फादर हुओ को रिसीव करने के लिए जाते हैं और लू भी जाता है। वो लोग खुश थे कि वो यहाँ आया। हुओ से कहता है कि रोज क्या ये ऑफ़र अब भी वैलिड है, और क्या मैं भी इस ऑफ़र के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। रोज ये सुन करके शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है। लू के फादर कहते हैं बट ये हमारे घर की होने वाली बहू है। वो कहता है लेकिन तुम्हारे बेटे ने तो चीट किया है। लू कहता है नहीं नहीं, ये फेक वीडियो है। वो उस हैकर की पिटाई लगाते हुए जब पूछता है कि सच क्या है बताओ, तो वो सच बोल देता है कि एक्चुअल में इस बंदे ने उसे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। रोज़ ने जो पहला वीडियो चलाया है वही असली है। अब जब यहाँ पर ऐसा होता है तो लू और उसकी फैमिली को वहाँ से लेके जाया जाता है। रोज़ के फादर ये देख कर के खुश थे कि वो रोज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। अगर उससे उसकी शादी हुओ से हो गई तो फिर उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। वो रोज़ को कह रहे होते हैं कि हुओ जब तुम्हें कह रहा है शादी करने के लिए तो हाँ कह दो। लेकिन रोज़ अभी भी उसका दिल टूटा था और वो रिबर्थ लेके आई थी। वो दोबारा ही लड़कों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो हुओ को कहती है ठीक है मैं तुम्हारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए हाँ या ना कहने में। तुम भी और लोगों की तरह ही लाइन में लग सकते हो। कोई चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो बोल देता है ठीक है, उसे उसके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अब उसका सेक्रेटरी देख करके शौक कि वो लड़का किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला, और वो रोज़ के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। उसके फादर रोज़ को काफ़ी डांट भी लगाते हैं, लेकिन उसकी मॉम रोज़ को सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो जो करना चाहती है वही करेगी। नेक्स्ट डे जब वो घर से निकल रही थी तभी उसे थोड़ा सा चक्कर आने लगता है क्योंकि उसका तबीयत ख़राब था। वो वहाँ से आगे बढ़ती है तभी लू यहाँ पर आता है और वो रोज़ पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी वजह से उसकी इतनी पिटाई हुई। तो वो कहती है वजह तो वही था, अगर उसने चीट नहीं किया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन लू यहाँ पर रोज़ को बुली करते हुए कहता है कि गलती तुम्हारी है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उससे ऐसे लड़ाई करने का कोशिश अभी कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वो वापस से रोज़ के सपोर्ट में आ जाता है और वो उसे कह रहा होता है कि लगता है कि कल की पिटाई वो भूल गया है और इस तरीके से उसे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा, तो ही जाकर के वो दोबारा यहाँ पर रोज़ को परेशान नहीं करेगा। फ़िलहाल के लिए लू वहाँ से खिसक लेता है क्योंकि वो हुआ से पंगे नहीं लेना चाह रहा था। रोज़ यहाँ पर वापस से हुओ को थैंक्स बोलती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी होने वाली फियांसे हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो कौन करेगा। रोज़ उसे कहती है लेकिन मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा है अभी। वो कहता है हाँ बट मैं लाइन पॉइंट तो हूँ ना, तो वो ना भी नहीं कह सक रही थी। अब वो सोच रही होती है कि आखिरकार इस तरीके से वो उसके पीछे क्यों ही पड़ गया है। वो दोनों का तो पहले कोई कनेक्शन भी नहीं था, वो चीज़ों को समझ नहीं पाती है, लेकिन वो बंदा उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले चुका था। अब वो उसे कह रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके वो उसे सोच के जवाब दे। लेकिन यहाँ पर जो रोज़ थी वो उसे कह रही होती है कि देखो अभी मुझे सच में वक्त चाहिए। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो उसे संभालते हुए घर चलने के लिए कहता है। रोज़ मना कर रही थी तो वो उसे किस कर लेता और कहता है कि तुम जब भी मुझे ऐसे रजिस्ट करोगी मैं यही करूँगा। जब थोड़ी देर बाद रोज़ की आँख खुलती है तो वो हुओ के कमरे में थी। उसे लग रहा था कि वो हेलुसिनेट करी, सच में ऐसा कुछ हुआ था। वो उसे दवा देते हुए कहता है कि तुम्हें फीवर है और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम बाहर कहाँ घूम रही थी। रोज़ कहती है अब उसने दवा खा लिया वो ठीक हो जाएगी। एक बात बताओ कि सच में तुमने मुझे किस किया। वो कहता हाँ, और अगर तुमने दोबारा इस तरीके से मुझे मना किया तो मैं यही करने वाला हूँ। रोज़ यहाँ पर थोड़ा सा वो उससे घबराने लगती है क्योंकि उससे लग रहा था कि वो काफ़ी ज़िद्दी है और वो उसे अपना फियांसे बना करके ही रहेगा। वो रोज़ को समझाता है कि मैं परफेक्ट हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन रोज़ हाँ या ना कहने के लिए रेडी ही नहीं थी।
वो यहाँ पर रोज़ के लिए ऐसे सूप बना के लेकर के आता और वो उसे अपने हाथों से खिला रहा था। ये केयर और प्यार रोज़ को उसकी मॉम के अलावा कभी किसी ने नहीं दिया था। इसी वजह से उसे ये चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड लग रही होती है, लेकिन वो जेन्युइनली ये सब कुछ रोज़ के लिए कर रहा था। वो रोज़ को कहता है तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत दवा खाने की वजह से थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। हुओ के इस बिहेवियर की वजह से और उसके लुक की वजह से रोज़ धीरे धीरे हुओ में इंटरेस्ट ले तो रही थी, लेकिन अभी अभी जो वो ट्रॉमा झेल करके वापस आई है, इस वजह से वो दोबारा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। हुओ से ज़िद करता है कि वह उसका कमरा है और रोज़ यहीं रेस्ट करे, लेकिन उसे हुओ की फ़िक्र हो रही थी कि अगर वो बेड पर रेस्ट करेगी तो हुओ कहाँ जाएगा। वो जानबूझकर उसे छेड़ रहा होता है कि फिर मेरा घर है तो मैं भी इसी बेड पर शेयर करूँगा। रोज़ को लगता है कि कहीं हो उसके सिचुएशन का फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। वो हुओ के आने के पहले ही जल्दी जल्दी सोने की एक्टिंग करने लगती है। जब हुओ यहाँ पर आता है तो वो उससे कुछ नहीं करता, वो सिर्फ उसे सिर्फ फॉरहेड पर किस करता है और उसे आराम करने के लिए बोल करके बगल कमरे में चले जाता है। लेकिन जब वो जगती है तो देखती है कि वो खुद हुओ को हक करके सो रही है। उसे समझ नहीं आता कि वो इतने करीब क्या कर रही है। वो उठ के जाने लगती है तो हुओ से रोकते हुए कहता है कि देखो, तुम मुझे ब्लेम मत करना, पूरा बेड छोड़ करके तुम मेरे पास आई थी। रोज़ भरोसा नहीं करती, लेकिन देखती है तो सच था, वो पूरा बेड छोड़ करके खुद हुओ के पास खिसक गई थी। वो लोग जल्दी जल्दी चेंज करके ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि हुओ रोज़ का ख्याल कर रहा था। रोज़ को हो मिस्टर हो करके पुकारना उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो उसे कहता है कि वो उसे कुछ और नाम से पुकारे, वो उसके अपने नाम से पुकार सकती है, लेकिन रोज़ के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही थी। तो वो कहती है नहीं नहीं, अभी के लिए फ़िलहाल मिस्टर हो ही ठीक है। तभी से ध्यान आता है कि एक्चुअली में उसके फादर अभी कंपनी में होंगे, कंपनी अपने नाम करने के इरादे में। वो जल्दी जल्दी वहाँ से वो को बाय बोल करके कंपनी के लिए निकलती है। दूसरी तरफ जो रोज़ के डैड थे वो कह रहे होते हैं कि रोज़ की मॉम से शादी के बाद इतने सालों से वो ये पूरी कंपनी चला रहे हैं और अब फाइनली वक्त आ गया है कि वही इस कंपनी के एक्चुअल CEO बन जाए, ना कि प्रिटेंडिंग CEO। अभी यहाँ पर वो जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें उनके फ्रॉड के बारे में पता नहीं था और वो हाँ कहने ही वाले थे। तभी वहाँ पर रोज़ आ जाती है और कहती है कि मुझे ऑब्जेक्शन है, ये फ्रॉड इंसान मेरी मॉम की कंपनी का CEO नहीं बन सकता है। सब कह रहे होते हैं कि वो अपने ही डैड को ऐसे क्यों बोल रही है, क्या प्रॉब्लम है। रोज़ यहाँ पर प्रूफ लेकर के आए हुए थे कि उसका फादर कंपनी के पैसों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन जब वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे शेयर होल्डर्स को देती है तो सबको ऐसा लगता है कि ये कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है और वो झूठ बोल रही है। यहाँ पर रोज़ के फादर भी बातों को घुमा फिरा देते हैं कि ये उससे चिढ़ी रहती है क्योंकि उसकी एक और डॉटर भी है, इसी वजह से वो ऐसा कर रही है। उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, इसी वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन दोबारा इस तरीके से मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए वो रोज़ को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो जा नहीं रही थी तो वो लोग गार्ड्स को बुला लेते हैं, लेकिन तभी उस मीटिंग में हो एंट्री लेता है। अब जब वो यहाँ पर आता है तो सब उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। वो सबको कहता है कि रोज़ उसकी फियोंसे है, ये कंपनी उसकी मॉम की तरफ से बनाई गई थी। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट बात कि रोज़ जो डॉक्यूमेंट लेकर के आई है वो बिल्कुल ट्रू है। अगर तुम लोगों को अपने पैसे डुबाने हैं तो ही तुम लोग इस इंसान को अपनी कंपनी का CEO चूज करना। ये बंदा तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे पैसे चुरा रहा है और तुम लोगों को पता भी नहीं है। वो का सेक्रेटरी भी यहाँ पर कुछ पेपर्स ऐसे लेकर गया हुआ था और वो सबको बांटता है, और जब वो ऐसा करता है तो सबको पूरा भरोसा हो जाता है कि रोज़ यहाँ पर झूठ नहीं कह रही थी। अब सब यहाँ पर उसके डैड को कंपनी से निकाल लेते हैं और रोज़ कंपनी के CEO बन जाती है। इसी खुशी में रोज़ हुओ को एक बड़े हाई एंड रेस्टोरेंट में लंच कराने के लिए लेके जाती है, जहाँ पर कि इतनी कॉस्टली डिशेस थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पे करेगी। लेकिन वो जानबूझकर के उसे परेशान करने के लिए महंगा वाइन भी मंगा लेता है और बेचारी रोज़ के तो गले से खाना ही नीचे नहीं उतर रहा था। इतना महंगा बिल जो उसे पे करना था, फिर भी वो चुपचाप खा रही होती है। वो रोज़ का यहाँ पर केयर कर रहा था। जब वो लोग खाना वाना खा रहे होते तो वो रोज़ को कहता है कि
अगर वो उसे चूज करेगी तो उसे पावर की तो कभी फिक्र ही नहीं करनी है, कोई उसे बुली नहीं करेगा। और वैसे भी अब वो रोज़ के लाइफ में आ गया है तो कोई उसे कभी बुली नहीं कर पाएगा। रोज को यहाँ पर हुओ का ये एश्योरेंस अच्छा तो लग रहा था, लेकिन ये सब कुछ तो लू ने भी उसे झूठ बोल बोल करके उससे भरोसा दिलाया था कि वो हमेशा ही उसका ख्याल करेगा। तभी वहाँ पर रोज को कॉल आता है कि उसकी मॉम को किसी ने पॉइजन दे दिया और वो हॉस्पिटल में है। वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में एक नया तरह का मेटल पॉइजन दिया गया है उसकी मॉम को, जिसका एंटीडोट अभी डॉक्टर के पास नहीं है। और अगर एंटीडोट जल्द नहीं मिला तो वो लोग रोज की मॉम की जान नहीं बचा पाएंगे। रोज सोच रही होती है कि उसने तो उसकी मॉम की किस्मत बदल दी थी, तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ से अपनी मॉम के लिए वो एंटीडोट लेके आए। तभी उसे उस पॉइज़न देने वाले का मैसेज आता है कि अगर वो अपनी मॉम को बचाना चाहती है तो 10 मिलियन रुपीज़ लेकर के आ जाए। रोज़ पैसे लेकर के उस प्लेस पर पहुंचती है, वहाँ जाकर के उस बंदे को कहती है ये लो पैसे और मेरी मॉम का एंटीडोट दे दो। वो इतनी परेशान थी कि अकेले ही पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पहुँच करके वो ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मॉम को पॉइज़न देने वाला कोई और नहीं, खुद उसका हस्बैंड ही है। वो बोलने लगती है कि वो तुम्हारी वाइफ है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम और तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी तो नेचुरली ये कंपनी मेरी हो जाएगी और मैं लिली और उसकी मॉम के साथ रह सकता हूँ। वो रोज को यहाँ पर अपने गार्ड से पकड़वा लेता है, रोज को मारने का उसने प्लान किया था। लेकिन तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और वो अभी व्हील चेयर से नहीं नॉर्मली ऐसे पैदल चलते हुए आया था। ये देख करके रोज के डैड और रोज दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो यहाँ पर गुंडों से लड़के रोज को सेव तो करता है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। बट एट द एंड उसने रोज को सेव ज़रूर कर लिया था। रोज हो को इंजर्ड देख करके परेशान हो जाती है कि वो उसकी वजह से इस तरीके से इंजर्ड हुआ पड़ा है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी ट्रीटमेंट करा के हुओ को घर लेकर के जाता है। हुओ रोज़ के लिए परेशान था, उसकी बड़ाई कर रहा था उसका सेक्रेटरी कि उसने बहुत ही अच्छे तरीके से रोज़ को बचाया। यहाँ पे रोज़ हुओ का फिक्र करते हुए आती है और कहती है कि मेरी वजह से वो इंजर्ड है। हुआ कहता है कि अब तुम मेरी फियांसे हो, मैं तुम्हारे नहीं हेल्प करूँगा तो कौन करेगा। पहले ये बताओ कि तुम अकेले उस प्लेस पर क्या करने के लिए गई थी जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो रोज़ कहती है कि मेरी मॉम एक्चुअल में ऐसे मेरे स्टेप फादर ने पॉइज़न दिया था और मुझे पता नहीं था कि उन्होंने उसे पॉइज़न दिया, तो मैं तो अपनी मॉम को बचाने के लिए गई थी। वो यहाँ पे रोज़ को अपने हाथों से फ्रूट खिलाने के लिए कहता है। रोज़ बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहती थी, वो के आसपास उसे बहुत ही अजीब फीलिंग आती थी। वो धीरे धीरे वो से प्यार ज़रूर करने लगी थी। यहाँ पर रोज़ उससे पूछती है कि एक बात बताओ, तुम अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गए। उसका सेक्रेटरी कहता है आपको पता नहीं है, आपके गायब होने के बाद वो ने पूरे शहर के फोर्स को लगा दिया आपको ढूंढने में। तब जाकर के उसे पता चल पाया कि एक्चुअल में रोज़ उस प्लेस पर है। अब ये बात सुन करके रोज़ हुओ से थोड़ा और इम्प्रेस हो जाती है कि वो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो हुओ को हक करते हुए कहती है कि थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, मुझे बस अपनी मॉम को बचाना था। वो सहक करते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर रोज़ से पूछती है कि तुम्हारा पैर तो ठीक है तो फिर तुम व्हीलचेयर पे क्यों रहते हो। वो उससे बताता है कि एक्चुअल में जब वो 11 साल का था तब उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और उसके बाद उसके अंकल ने उसके मॉम डैड की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। उसे डाउट है कि उसके अंकल ने ही उसके मॉम डैड का मर्डर किया है और वो लोग उसे खतरा न समझे, इसी वजह से वो क्रिपल्ड होने की एक्टिंग करता है। रोज़ यहाँ पर वो की बातों को समझ जाती है कि वो भी उसी की तरह है, उसी के लाइफ का ये सिचुएशन है। वो उससे सिंपैथाइज करने लगती है और कहती है कि डोंट वरी, मैं ये बात बाहर किसी को नहीं बताने वाली कि तुम्हारा पैर ठीक है। वो कहता है कि रोज़ तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी ऐसे डेंजरस प्लेसेस पर अकेले नहीं जाओगी। रोज़ को वो का केयर धीरे धीरे उसकी तरफ खींच रहा होता है।
अगले दिन जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो रोज़ को अपना स्कार्फ दे देता है। अब रोज़ सोचती है ये तो गर्लफ्रेंड्स का हक होता है, वो उसे क्यों दे रहा है, उसने तो उसे हाँ भी नहीं कहा है। फिर वो रोज़ को कहता है चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। वहाँ पर रोज़ को एक कैजुअली स्कार्फ पसंद आया था, लेकिन जब वो उस स्कार्फ का प्राइस देखती है तो वो 50,000 रुपये का था। वो उसके लिए बहुत ही कॉस्टली था। वो उससे कहता है कि वो उसकी होने वाली वाइफ है और वो रोज़ के लिए वो स्कार्फ बाई कर देता है। आफ्टर दैट वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि रोज़ के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें बाई की हुई थी। वो उससे कहता है तो क्या अब तुम मेरी वाइफ बनने के लिए सोच रही हो? रोज़ कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है ऐसे 4 गिफ्ट खरीद करके मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? वो सोचने लगता है कि वो बंदा इतना सब कुछ रोज़ के लिए कर रहा है फिर भी वो पिघल नहीं रही है। वो थोड़ा सा गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है तो रोज़ को भी लगने लगता है कि शायद उसने थोड़ा ज़्यादा ही हो को बोल दिया। वो बंदा एक्चुअल में उसका केयर कर रहा है और जब भी वो मुसीबत में हो रही है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत हो रही है तो वो उसके साथ हो रहा है। वो होटल में जाकर के अकेले ही वाइन पीने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर हो आ जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ड्रिंक किसी और के साथ करते हो और तुम यहाँ पर इतना ड्रिंक करने के लिए क्यों आई हो? रोज़ कहती है मेरी मर्ज़ी। ऐसा बोल करके वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जीजी नाम की एक गर्ल आती है जो कि हुओ के साथ आई हुई थी। वो रोज़ से बात करते हुए कहती है कि वो हुओ की बचपन की फ्रेंड है। वो हुओ के साथ यहाँ पे डिनर डेट पर आई हुई है, क्या वो भी ज्वाइन करेगी? रोज़ कहती है नहीं, वो उन दोनों का डिनर डेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ऐसा करके वो जाने लगती है। वो उसके पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन जीजू से कहती है तुम रुको, मैं उसे घर छोड़ करके आती हूँ, फिर हम डिनर डेट पर चलेंगे। वो जानबूझ करके रोज़ के साथ जाना चाह रही थी। रास्ते में वो उसे एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि वो एक्चुअल में हुओ की फियोंसे है। हुओ की आदत ही है इस तरीके से लड़कियों के साथ बिहेव करने की। वो कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रहा है। रोज़ को वो जानबूझ करके ये बातें बोल रही होती है। रोज़ वो इनविटेशन ले लेती है। उससे ऐसा लगने लगता है कि अगर हो कि फियोंसे है तो फिर वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर ही क्यों रहा है। जीजी ने जानबूझ करके रोज़ को ये बातें बताई थी। अगले दिन रोज़ अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी हुओ का सेक्रेटरी उसे रिसीव करने के लिए आता है। हुओ से मिलना चाहता है। रोज़ उसके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी। अब यहाँ पे रोज़ कहती है कि वो बिज़ी है, वो उससे बात नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया गया था तो वो रोज़ को ज़बरदस्ती घर लेकर के जाता है। वहाँ जाते ही हुओ उससे मिलने के लिए आता है और बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है, वो उसके कॉल मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही। रोज़ कहती है क्योंकि अब हम लोग वैसे भी इक्वल हो चुके हैं, तुमने मेरा हेल्प किया, बदले में मैंने भी तुम्हें डिनर डेट दे दिया और वो काफ़ी था, इससे ज़्यादा मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। वो उसे कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, अभी तक तो सब सही चल रहा था ना, तुमने कहा था कि तुम मुझे सोचोगी कि तुम मुझे फियोंसे बनाओगी या नहीं। रोज़ कहती है हाँ, और मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे तुम्हें अपना फियांसे नहीं बनाना है। हम दोनों बहुत ही अलग हैं, हम दोनों की दुनिया अलग है, तुम औकात से बाहर हो तो मुझे तुमसे कोई कनेक्शन ही नहीं रखना। ऐसा करके रोज़ वहाँ से जाने लगती है। वो जानता था कि बात कुछ और है। इन सारे रीजन से रोज़ उसे रिजेक्ट नहीं कर रही, इसलिए वो पूछने के लिए जाता है। उससे कहता है कि जब तक वो उसे रियल रीज़न नहीं बताएगी तब तक वो रोज़ को किस करते रहेगा, और वो ऐसा ही कर भी रहा था। रोज़ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, वो वीक है तो क्या वो उसका फ़ायदा उठाएगा। हुओ की खुद की एक फियांसे है और वो तब भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, क्या उसके फीलिंग के साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। तब जाकर के हुओ को रियल रीज़न पता चलता है कि रोज़ उसे क्यों ही इग्नोर कर रही है। उसे कहती है कि कल जीजी ने मुझे तुम्हारे और जीजी के एंगेजमेंट में इनवाइट किया है और तुम मेरे साथ यहाँ पर फ्लर्ट कर रहे हो, तुम में और लू में डिफरेंस ही क्या है। हुआ यहाँ पर उसे समझाता है कि वो एंगेजमेंट एक्चुअल में उसके अंकल आंट ने उसके फ़ायदे के लिए सेट किया है। वो तो सिर्फ वहाँ पर प्ले अलोंग कर रहा है। एक्चुअल में उसे डाउट है और उसके पास कुछ प्रूफ्स भी है कि उसके अंकल आंट ने ही उसके मॉम डैड को मारा है। जीजी उसकी फैमिली इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उन्हें बिज़नेस में अच्छा खासा फ़ायदा दे रहे हैं मेरे अंकल लोग, और वो बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए जीजी मुझसे
मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल रही है और मैं उस दिन उनका पर्दाफाश करने वाला हूँ। मैं तुम्हें इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था। रोज़ जब यहाँ पर हुओ की बातों को सुनती है तो फिर वो उसकी बातों पे ट्रस्ट कर लेती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं इतना गुस्सा ही नहीं करती। यहाँ पर इस कहानी के एंडिंग में बहुत सारे ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे होते हैं। सिंपली इस कहानी को एंड नहीं किया गया है। इस तरीके से हो और रोज़ का यहाँ पर पैचअप हो जाता है। वो रोज़ से पूछता है तो क्या अब रियलिटी जानने के बाद वो उसके साथ एंगेजमेंट में जाने के लिए रेडी है। रोज़ उसे किस करते हो कहती है ऑब्वियसली मेरी फियोंसे का एंगेजमेंट होने वाला है, मैं नहीं जाऊँगी तो कैसे चलेगा। वो खुद था कि रोज़ अब फाइनली उसे एज ए बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर चुकी है। इनफैक्ट वो तो उसे सपोर्ट भी करती है कि तुम जाओ वहाँ पर और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी मॉम डैड का बदला लेना ही पड़ेगा उन बदमाश लोगों से। वो यहाँ पर हो की फीलिंग को समझ सक रही थी क्योंकि वो भी फैमिली की इसी प्रॉब्लम से गुजर रही होती है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि सब कुछ रेडी है ना। उसका सेक्रेटरी कहता है हाँ, बस अब कल का इंतज़ार है। हो और रोज़ अपना रोमांटिक टाइम साथ में स्पेंड करने लगते हैं। कल एक बड़ा ब्लास्ट तो उनके ज़िंदगी में होने ही वाला है। हो यहाँ पे रोज़ के लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। वो बोलता है कि मैं पहली बार किसी और के लिए फ़ूड कुक कर रहा हूँ। रोज़ काफ़ी खुश थी कि हो के लाइफ की वो फर्स्ट गर्लफ्रेंड है। उसका बनाया वो खाना खाती है और उसे उसका फूड बहुत ही पसंद आता है। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि रोज़ ऐसे रेडी होकर के आई थी तो वो उस ड्रेस में काफ़ी प्रिटी लग रही थी। वो तो उसे देखते ही रह जाता है। रोज़ उसे कहती है कि मैं इस टाइप के ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ। वो कहता है तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। रोज़ थोड़ा सा यहाँ पर शाई फील करने लगती है। वो कहता है अपने सेक्रेटरी से तो चले अब अंकल आंट का थोड़ा सा पर्दाफाश करने। वो कहता है हाँ बॉस, सब कुछ रेडी है। रोज़ उसके साथ उस पार्टी के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लोग उस पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जीजी इस तरीके से हुओ के आने का वेट कर रही थी और हुओ के अंकल आंट भी उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि क्यों वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जीजी सोच रही होती है कि उसने एंगेजमेंट के लिए हाँ कहा है, आना तो चाहिए और तभी वहाँ पर वो आता ज़रूर है, लेकिन वो रोज़ को साथ लेकर के आता है। ये देख करके जीजी गुस्सा करने लगती है कि वो इसे यहाँ पर अपने साथ क्यों लेकर के आया है। रोज़ उसे कहती है अब यहाँ पर एंगेजमेंट हो रहा है और मैं नहीं होंगी तो फिर हुओ का एंगेजमेंट होगा कैसे। जीजी कहने लगती है कि क्या बकवास चल रहा है, तुम तो मुझसे एंगेज होने के लिए आई हो ना। तो वो उसे कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे एंगेज होना है। यहाँ पर उसके अंकल आंट कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसका नाम डुबा रहा है। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी उनका पोल खोलते हुए कहता है कि अच्छा मैं नाम डुबा रहा हूँ, आपने इसके मॉम डैड के साथ क्या किया हम सबको पता है और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर उनके फैमिली का एक्सीडेंट भी करा चुके हैं, सारी प्रॉपर्टी तो आपने ले ही लिया है, हम सबको सब कुछ पता है। उसके अंकल आंटी इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे तो वो यहाँ पर सबको प्रूफ दिखा देता है। साथ ही में उसने पुलिस भी बुला लिया था जो कि यहाँ पर उसके अंकल आंट को लेके जाता है। जब यहाँ पर वो अपने व्हील चेयर से खड़े हो जाता है तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो इतने सालों से एक रिपल्ड होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि वो लोग अपने गार्ड्स को डाउन रखें और वो को खतरा ना समझें। ये देख कर के जीजी भी शॉक्ड हो जाती है। जीजी से भी एंगेजमेंट वो तोड़ देता है और वहाँ पर सबके सामने अनाउंस करता है उसकी इकलौती फियांसे कोई और नहीं रोज़ ही है, जिससे कि वो आगे चल के शादी करने का प्लान कर रहा है। और घुटने के बल हो करके रिंग दे करके यहाँ पे रोज़ को उसकी फियांसे बनने के लिए प्रपोज करता है। रोज़ तो तुरंत ही हाँ कह देती है। देख करके तो यही लग रहा होता है कि एक हैप्पी एंडिंग है, लेकिन कहानी का एक पहलू बाकी था। अगले दिन रोज़ को पता चलता है हुओ का कार एक्सीडेंट हो गया है और वो जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए पहुंचती है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि हुओ का कार एक्सीडेंट हुआ है जब वो उससे मिलने के लिए जा रहा था और वो कोमा में है, उसे कब होश आएगा पता नहीं।
रोज को हुओ की बहुत ही फिक्र हो रही थी। तभी उसके सेक्रेटरी को कंपनी से पता चलता है कि एक्चुअल में हुओ की जगह लेने का अब सारे शेयर होल्डर्स कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हुओ कोमा में है। अब रोज हुओ की इतनी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रही थी। इसी वजह से वो कंपनी जाने का डिसाइड करती है। वहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स आपस में बात कर रहे होते कि कौन अगला सीईओ बनेगा। तभी रोज यहाँ पर आती है और कहती है कि हुओ की फियांसे होने के नाते कंपनी तब तक वो संभालेगी जब तक कि हुओ को कोमा से होश नहीं आ जाता। थैंकफुली उसका सेक्रेटरी लॉयल था और वो रोज का सपोर्ट करता है। लेकिन तभी यहाँ पर जेजे आती है और वो सबको एक फ़ोटो दिखाते हुए कहती है रोज ये कंपनी की सीईओ नहीं बन सकती, क्योंकि उसी ने हुओ का कार एक्सीडेंट किया है ताकि वो उसकी कंपनी को हथिया सके। उसने जानबूझकर के हुओ को अप्रोच किया था। फोटोज में साफ दिख रहा था कि रोज ने यहाँ पर उसके कार को टेम्पर्ड किया है, लेकिन ये फोटोज फेक था, ये तो हमें पता है। तभी वहाँ पर हुओ एंट्री लेता है, उसे होश आ चुका था। ये देख कर के रोज खुश हो जाती है कि चलो अब वो कंपनी का पंगा सॉल्व हो गया और जाकर के हुओ को हक कर लेती है। लेकिन एक नया ट्विस्ट उन लोगों ने कहानी में ये डाल दिया था कि हुओ एक्सीडेंट के बाद रोज को भूल चुका है। वो रोज को खुद से अलग करते हुए कहता है कि तुम कौन हो, और जीजी के पास जाकर के बोलता है कि जीजी उसकी फियांसे है और वो इस लड़की को पहचानता नहीं है। ये देख कर के रोज शॉक्ड हो जाती है कि वो उसे कैसे भूल सकता है। वो उसे याद दिलाने का कोशिश करती है कि जीजी को चूज करके वो पछताएगा, लेकिन हुओ को तो रोज याद ही नहीं थी। ये फ़ोटोज़ देख करके उसे रोज ही जिम्मेदार लगने लगती है। उसका सेक्रेटरी उसे रोज को पनिशमेंट देने से रोकता है और रोज गुस्से में वहाँ से निकल जाती है कि तुम पछताओगे, ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी कंपनी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है और वो यहाँ पर जीजी को ही अपनी फियांसे समझ रहा था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में जीजी ने यहाँ पर हुओ को इलीगल तरीके से अमनेसिया के पिल्स दिए हुए हैं, जिससे कि वो रोज को भूल चुका है और जीजी को ही अपनी फियांसे मानता है। लेकिन अगले दिन जब वो घर से ऑफिस निकल रहा था तो रोज उसका गिफ्ट किया हुआ स्कार्फ लेके आती है। उससे किस करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूँ। रोज के सिर्फ एक किस से हुओ को वहाँ पर रोज के बारे में सब कुछ याद आ जाता है कि वो उससे कितना प्यार करता था। लेकिन रोज की सेफ्टी के लिए और जीजी के साथ ये मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए वो रोज को नहीं बताता है कि वो उसे याद आ गई है। वो उसे कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो वरना फिर मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। रोज को लगने लगता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। इधर हम लोग देखते हैं कि वो जीजी से मिलने के लिए जा रहा होता है। जीजी ने यहाँ पर आज प्लान किया था कि वो हुओ की कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम कर लेगी। उसका कोई एक और बॉयफ्रेंड था और वो हुओ के साथ सिर्फ उसके पैसे लेने के लिए आई हुई थी और वो दोनों प्लान कर रहे थे कि हुओ से कंपनी के सारे शेयर्स अपने नाम कराने के बाद वो लोग हुओ से ऐसे ब्रेकअप करके अलग हो जाएंगे। और आज वो हुओ से साइन कराने के लिए भी सब कुछ प्लान की थी। जब वो हुओ से मिलने के लिए जाती है तो उसे कहती कि मैं तुम्हारी फियांसे होने वाली हूँ तो कंपनी के शेयर्स तुम मेरे नाम कर दो, मैं उन्हें संभाल करके रखूँगी। वो उसे कहते हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास मेरी फैमिली की सील नहीं है। जीजी वो सील देते हुए कहती है एक्चुअल में तुम्ही ने तो मुझे ये फैमिली की सील रखने के लिए दिया था ना, जल्दी से इसे मुहर लगा दो ताकि यहाँ पर ये जो शेयर्स के पेपर्स है वो वैलिड हो सके। वो उन्हें साइन करने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और वो हुओ को ऐसा करने से रोकने लगती है। जी उसे रोज को भी थप्पड़ मारने के लिए जा ही रही थी, तभी वो बीच में आ जाता है। वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था, उसे सब कुछ याद आ गया है। उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं अपने लाइफ के फर्स्ट लव को भूल जाऊँगा सिर्फ कुछ पिल्स की वजह से। रोज वो को हक कर लेती है कि फाइनली उसे सब कुछ याद आ गया। जीजी उसे कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तब तक एक वैलिड सीईओ कंपनी के नहीं बन सकते हो जब तक कि तुम्हारे पास फैमिली की सील नहीं है और वो मेरे पास है। रोज हंसते हुए अपने पैकेट से वो सील निकाल करके कहता है मैंने ये एक्टिंग इसीलिए तो की थी ताकि मुझे मेरे फैमिली का सील मिल सके। मुझे पता था कि तुमने उस चीज़ को कुछ टाइम पहले ही चोरी कर लिया और तुम फ्रॉड हो, सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ आए हो। तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हारा धोखा पहचान नहीं पाऊँगा। यहाँ पर जब वैसा कहता है तो फिर उसका सेक्रेटरी गार्ड्स और पुलिस को लेकर के आ जाते हैं। वो लोग जीजी को यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं।
वो रोज़ दोनों एक हो जाते हैं और हमारी ये कहानी तब जा कर के यहाँ पर एंड की जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। मुझे तो ये हीरो पर्सनली काफ़ी हॉट लगा। आपका क्या सोचना है?